नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर की सारी ऐसी खबरें जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करती हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसा इवेंट ग्लोबली हो रहा है या फिर इंडिया में हो रहा है जो आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिंडर करते हैं। तो उसको हम यहाँ ज़रूर डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे उसको। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। यह है बोफा सिक्योरिटीज का एक सर्वे। अब ये सर्वे मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस सर्वे में अगर आप देखोगे तो एक काफी अच्छा शिफ्ट आया नैरेटिव में। इंडिया इमर्ज करके आया है एज मोस्ट फेवर्ड एशियन मार्केट। इंडिया ने रिप्लेस किया है जापान को, जी, फंड मैनेजर्स के लिए जो टॉप एशियन स्टॉक मार्केट पिक है इस टाइम पे। अब वो जापान नहीं, अब वो है इंडिया। और यहाँ पे सबको लग रहा है कि इंडिया को सप्लाई चेन शिफ्ट की वजह से काफी मदद मिलने वाली है ग्रोथ में। यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ जो टेंशन चल रहे हैं टैरिफ की वजह से, उसका भी फायदा मिलने वाला है किसको, इंडिया को। फंड मैनेजर के सर्वे में करीब 42% ऐसे फंड मैनेजर्स थे जो कह रहे थे वो तो ओवरवेट है इंडिया पे, मतलब काफी बुलिश है, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फॉलोड बाई 39% फॉर जापान एंड 6% फॉर चाइना। थाईलैंड भी यहाँ पे, मतलब अगर आप देखोगे तो ऑफ कोर्स इन तीनों नेशंस के सामने तो काफी बुरा ही हाल रहा है उसका। और टोटल ऑफ 109 पैनलिस्ट थे जो 234 बिलियन डॉलर के एसेट्स को मैनेज करते हैं। इंडिया इमर्ज करके आया है एज मोस्ट फेवर्ड नेशन, परसीव्ड एज लाइकली बेनिफिशियरी ऑफ सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट्स। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि टैक्स कम कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। टैक्स भी आप कम कर दोगे तो जरूरी नहीं कि आपके यहाँ कंपनीज आ जाएंगी, क्योंकि हो सकता है फिर भी सामान बनाना बड़ा महंगा हो यहाँ पे। रीजन रीजन ये है कि अगर मैं एक कार बना रहा हूँ तो चलो मैं इंजन बना रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ, लेकिन बाकी सारी चीजें मुझे अगर बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं तो वो तो मेरे लिए काफी बड़ा हेडेक है। सामान आने में काफी टाइम लगेगा, उसको यहाँ तक पहुंचाने में काफी पैसा लगेगा, साथ ही इंपोर्ट टैक्सेस लगेंगे। तो ऐसी जगह मैं अब मैन्युफैक्चरिंग करना चाहूंगा जहां सारी चीजें आसपास ही मिल जाए। तो सप्लाई चेन अगर आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रहा है और इंडिया इसलिए पूरा एक वैल्यू चेन क्रिएट करना चाहता है इस टाइम पे। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन ये प्राइमरी थीम है इन्वेस्टर्स के लिए जो वो मॉनिटर कर रहे हैं। ये जो फाइंडिंग्स हैं ये सपोर्ट करती हैं रीसेंट मार्केट ट्रेंड्स इंडिया में, जहाँ पे स्टॉक जो है वो रिबाउंड हुए हैं सिंस डोनाल्ड ट्रंप की क्योटिक टैरिफ रोल आउट आए अप्रैल 2 को। और टैरिफ ने तो देखिए पूरी दुनिया के सारे मार्केट्स को वॉलेटाइल कर दिया, हमें पता है ग्लोबली। बट इंडिया को अभी भी ऐसे देखा जा रहा है बहुत पॉजिटिव लाइट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइना एक कंपटीटर है, उसकी हालत ज्यादा खराब है। और बाकी दुनिया में कोई इतने बड़े ऑप्शंस नहीं है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मेजर इकोनॉमीज जिनके पास इतनी अच्छी वर्कफोर्स हो और यहाँ पे इतनी ज्यादा डायनेमिक पॉलिसीज हो इस टाइम पे, जो लगातार चेंज हो रही है कंपनीज को वेलकम करने के लिए। तो हमारा इंडेक्स जो है शेयर बाजार, उसने भी आउट परफॉर्म किया है ज्यादातर एशियन मार्केट्स को। बात करता हूँ अगले आर्टिकल की। यह है लो इन्फ्लेशन फ्यूल्स होप्स ऑफ 3 रेट कट्स इन जून टू अक्टूबर। अब ये बहुत ही बढ़िया खबर है हमारे लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा है हमने कल ही डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आरबीआई का जो टारगेट था कितना था, 4% का टारगेट था। तो यहाँ पे 4% का टारगेट बोला गया है 2 महीने के लिए अगर होगा आरबीआई का, तो आरबीआई का टारगेट अचीव हो जाएगा। अब आरबीआई का टारगेट तो अचीव हो चुका है। तो टारगेट अचीव करने के बाद आरबीआई को क्या करना था, ब्याज दर घटाने थे। तो ये ब्याज दर एक बार घट चुका है हमारा। लेकिन अब आगे कंसेक्यूटिव, देखिए टाइटल में क्या लिखा है, 3 रेट कट्स हो सकते हैं जून से अक्टूबर में। मतलब हम सबके जो लोन्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग लोन सस्ते होंगे, आगे जो हम लेने वाले लोन है वो सस्ते होंगे। हमारी कंपनीज के ऊपर जो हजारों करोड़ लाखों करोड़ का लोन है जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका प्रॉफिट काफी अच्छा, मतलब बढ़ सकता है मार्जिन। क्योंकि उनका कॉस्ट जाता है अच्छा खासा इंटरेस्ट में, राइट। अगर आपके पास 50,000 करोड़ का लोन है तो 1% भी अगर आपका बच रहा है इंटरेस्ट के टर्म्स में तो बहुत बहुत बड़ा फायदा है आपके लिए। दूसरी चीज क्या है, कंजम्पशन बढ़ेगा। लोग लोन पे ही लेके क्रेडिट यूज करके ही ज्यादा कंजम्पशन करते हैं किसी भी जगह पर अगर आप देखो। तो कंजम्पशन बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि क्रेडिट सस्ते दाम पर अवेलेबल हो। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्होंने कट किया पॉलिसी रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से फरवरी में। और यहाँ पे नेक्स्ट रिव्यू होना वाला है हमारा 4 से 6 जून के बीच में। तो जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन आउटलुक है वो बहुत फेवरेबल है। और पॉलिसी रेट्स जो है यहाँ पे और इजी होंगे। यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क अगर आप देखोगे तो क्योंकि ईज होता हुआ नजर आ रहा है हमें। डोमेस्टिक फैक्टर्स जो हैं वो अलोन, मतलब काफी स्पेस देते हैं यहाँ पे पॉलिसी रेट को 75 बेसिस पॉइंट से कट करने के लिए। जी हाँ।
सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पेस है 75 बेसिस पॉइंट से पॉलिसी रेट को कट करने का। 75 बेसिस पॉइंट मतलब 0.75% से ब्याज दर को घटाने का। तो गिवन करीब 6 से 9 महीने लगते हैं ट्रांसमिशन होने में। तो आरबीआई ने आज रेट अगर घटाया तो 6 से 9 महीने बाद इसका इफेक्ट आता है। तो आरबीआई लाइकली मतलब ये कंटिन्यू करेगा विद बैक टू बैक रेट कट्स। 25 बेसिस पॉइंट का जून में होगा, 25 बेसिस पॉइंट का अगस्त में, और 25 बेसिस पॉइंट का अक्टूबर में। जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात करें, रिटेल इन्फ्लेशन 3.61% पे आ चुका है। ये कल का ही हमारा आर्टिकल है जिसमें हमने डिस्कस किया है, 3.1% का आ चुका है रिटेल इन्फ्लेशन एज अगेंस्ट 3.32। फूड इन्फ्लेशन रेट जो है ये भी लोएस्ट लेवल पे आ गया है, और मंथ ऑन मंथ फूड प्राइसेस ये डिक्लाइन हुए फॉर द 6 consecutive month, defying the typical seasonal trend of rising prices during summer। तो एक्सपर्ट्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई देखो, डिक्लाइन जो है ना, ये सिर्फ हाई वॉलेटाइल आइटम्स जैसे कि वेजिटेबल और फूड प्राइसेस की वजह से नहीं है। यहाँ पे जो एक्सटेंडेड कैटेगरी है ना हमारी, जैसे पल्सेस की, सीरियल्स की, ये भी काफी यहाँ पे हमें नरमी दिखाई दी है महंगाई दर में। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या रही है 1 से 2 साल, अब जैसे मैं हम लोग न्यूज़पेपर की वीडियोस कवर कर रहे हैं तो सबको पता होगा, जो फॉलो कर रहे हैं डेली, कि पल्सेस और वेजिटेबल के दाम इतने बढ़ जाते थे हमारे, कि हमारा पूरा इन्फ्लेशन का डेटा ना इनकी वजह से बहुत ही, मैं कहूँगा, डिसअपॉइंटिंग आता था। 4% के ऊपर आता था, 5% आता था, ऐसे आता था। तो अब क्योंकि खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स, और दूसरा फूड, इस कैटेगरी में क्योंकि हमारे दाम नीचे गए हैं, इसी की वजह से आज हम लोग इन्फ्लेशन का जो डेटा है ये देख रहे हैं कि 3.16%, हमें 3.32% देखने को मिल रहा है। तो फूड आउटपुट स्ट्रांग है, मॉनसून के बारे में पॉजिटिव आउटलुक्स हैं हमारे। तो आगे एक्सपेक्टेशन ये है कि खाने पीने की चीज़ों के दाम आगे और गिरेंगे। और अप्रैल रिव्यू जब हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का, तभी सेंट्रल बैंक ने चेंज कर दिया था स्टैंड को अकोमोडेटिव। तो कहा था अकोमोडेटिव स्टैंड आरबीआई को क्या होता है? अकोमोडेटिव स्टैंड में आरबीआई कहता है कि हमारा गोल है अब प्रमोट करना ग्रोथ को, कि हम इकोनॉमी में कंजम्पशन को, ग्रोथ को, पॉजिटिव साइकिल को क्रिएट करें। तो तब यहाँ पे काफी अच्छी राहत मिली थी। स्पेसिफिकली आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से बढ़िया, बैंक निफ्टी कितना अच्छा चल रहा है। तो क्या रीजन होगा आपको लगता है? ऐसे ही नहीं, रीजंस हैं। आगे इतने अच्छे रेट कट्स होने हैं, लिक्विडिटी इतना बूस्ट हो रहा है बैंक्स में। तो पता है कि बैंक्स का पॉजिटिव साइकिल क्रिएट हो चुका है। अब वो इफेक्ट लेगा 6 महीने बाद, लेकिन हमें अगर आज पता है कि 6 महीने बाद कुछ अच्छा होना है, तो शेयर बाजार आज ही बढ़ता है। शेयर बाजार हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि बैंक निफ्टी, स्पेसिफिकली बैंकिंग इंडेक्स, इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पे शेयर बाजार में। आता हूँ अगले आर्टिकल पे। स्टॉक्स ऑफ एडिबल ऑयल डिप टू 5 ईयर लो। इंडिया की जो एडिबल ऑयल, खाने पीने का जो तेल होता है हमारा, एडिबल ऑयल होता है। तो जो ये स्टॉक है ना इसका, पोर्ट्स में और पाइपलाइन में, ये 5 साल के लो पर आ चुका है। 1.35 मिलियन टन हो गया है 1 मई 2025 को। अब क्या रीजन है कि एडिबल ऑयल का स्टॉक गिर रहा है? सबसे पहले तो जो पाम ऑयल के इम्पोर्ट हैं, वो 4 साल के लो पर चले गए फरवरी में। ठीक है, तो पाम ऑयल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं अच्छा खासा। ओवरऑल एडिबल ऑयल का 55% जो है हमारे कंजम्पशन का एडिबल ऑयल, वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडिया एडिबल ऑयल का। लास्ट टाइम इंडिया ने लोअर किया था, ठीक है, अब देन May 1 2025 स्टॉक्स, इंपोर्ट्स एंड पाइपलाइंस, और वो हुआ था 1 मई 2020 में। तो स्टॉक था हमारा 0.91 मेट्रिक टन का, मिलियन टन का। तो जो डिप्लीटेड स्टॉक है, इसका मतलब यह है कि इंडिया को पाम ऑयल के इंपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। एंड अगर आप देखोगे तो जो सोया ऑयल है, इसका भी हमें इंपोर्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। इंडिया के जो पाम ऑयल इंपोर्ट्स हैं अप्रैल में, वो 24.5% गिरे हैं मार्च से। तो लो स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि इनएडिक्वेट हमारे पास स्टॉक है, ये सप्लाई है। सप्लाई एडिक्वेट है हमारे देश को जितनी जरूरत है उसकी, लेकिन स्टॉक्स और इंपोर्ट्स इसलिए भी ड्रॉप हुए हैं क्योंकि मस्टर्ड सीड क्रशिंग इस टाइम पे चल रहा है फुल स्विंग में हमारे देश में। एंड इसीलिए डोमेस्टिक सप्लाईज ही इनफ हैं। तो आप देखिए परसेप्शन, क्योंकि हमारे पास अभी मस्टर्ड सीड क्रशिंग चल रहा है, तो एडिबल ऑयल की सप्लाईज इनफ रहेंगे हमारी कंट्री में। तो इसीलिए यहाँ पे इंपोर्ट को बढ़ाया नहीं जा रहा है, स्टॉक को नहीं बढ़ाया जा रहा है। हमारे पास जो स्टॉक है वो इनफ है। और मेहता ने ऐड किया कि जो पोर्ट स्टॉक्स हैं ये भी ड्रॉप हो रहे हैं एवरी मंथ एट अराउंड 60,000 to 70,000 टन ऑफ रिफाइंड एडिबल ऑयल्स। और अभी एडिबल ऑयल इंपोर्ट होते हैं कहाँ से? नेपाल से। जो लो स्टॉक है, लो इम्पोर्ट्स है, वो इस टाइम पे आए हैं जब एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन अप्रैल में, एज मेजर्ड बाय सीबीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बढ़ करके 17.5% हो गया। तो एडिबल ऑयल में देखिए कितना ज्यादा इन्फ्लेशन है।
17.5%। तो खाने पीने के जो तेल है ना हमारे, आप देखिए कि इसके दाम आपको काफी बढ़ते हुए नजर आएंगे अगर ऐसा सिनेरियो चलता रहा तो। हाई एडिबल ऑयल प्राइसेस इसलिए हैं क्योंकि जो लैंडेड प्राइस है क्रूड पाम ऑयल का, मुंबई के पोर्ट में जो बेंचमार्क होता है वो चल रहा है $1100 पर टन। एंड ये कम हुआ है मार्च से थोड़ा, लेकिन स्टिल लास्ट ईयर कंपेयर करोगे तो ये हुआ $1000 पर टन था और अब $1100 पर टन है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है हमारे रिटेल प्राइसेस को भी। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका ये भी कहना है कि अनदर रीजन हाई रिटेल प्राइस जिसकी वजह से आ रहा है वो ये है कि जो ऑयल मिल्स डिमांड है लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज से वो अब नीचे जा चुके हैं। इसीलिए जो मिलर्स हैं अब वो एडिबल ऑयल के दाम को नीचे नहीं ला पा रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे कंसर्न्स हैं एडिबल ऑयल से रिलेटेड। बट इंडिया का गोल क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा एडिबल ऑयल प्रोड्यूस कर पाए डोमेस्टिक हमारे कैपेसिटी से। और यही रीजन है कि आप ये देखो कि जितने ये पाम ऑयल इंपोर्ट्स हैं और ऑयल इंपोर्ट्स है ना, इस पर गवर्नमेंट ने पिछले साल टैक्स भी काफी बढ़ाया है। इन पे टैक्स पाँच ऑलमोस्ट, कुछ तो ऐसे हैं जिसपे 5 गुना शायद टैक्स हुआ है, ठीक है, बढ़ गया है। तो इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम हर चीज जो इंपोर्ट कर रहे हैं ना, जो नेसेसिटी है, हम चाहते हैं वो इंडिया में बने, इंडिया में प्रोड्यूस हो। अब बाहर से अगर आप इतने सस्ते रेट पे इंपोर्ट करते रहोगे ना, तो इंडिया में कोई उगाना नहीं चाहेगा, इसको इंडिया में कोई कल्टीवेट नहीं करना चाहेगा, प्रोड्यूस नहीं करना चाहेगा। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस है कि गवर्नमेंट ने बाहर के इंपोर्ट्स पे टैक्स लगाया, प्रमोट किया कि भाई आप प्रोड्यूस करो, और धीरे धीरे आप प्रोड्यूस करोगे तो आप कॉस्ट को भी कम करोगे और दाम को भी नीचे लेते जाओगे। तो ये ट्रांजिटरी भी हो सकता है। बट 17.5% का इन्फ्लेशन रेट है जो काफी ज्यादा मैं कहूंगा भयानक है इन एडिबल ऑयल कैटेगरी। न्यू चिप ऑन द ब्लॉक, यूपी विल होस्ट एचसीएल फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर। 3,706 करोड़ का एचसीएल फॉक्सकॉन आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, ये जॉइंट वेंचर, इसे कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आप देखोगे ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, और यह है एक सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। एचसीएल और फॉक्सकॉन, इन दोनों कंपनी का नाम आई होप कि आपने सुना होगा। ये फैसिलिटी कहाँ बिल्ड होगी? ये होगी जेवर में, उत्तर प्रदेश में। और ये डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाएंगे और प्रोवाइड करेंगे इम्पेटस इंडिया के लोकलाइजेशन एफर्ट्स को। स्पेशली जो बूमिंग स्मार्टफोन मार्केट है ना भारत का, इसमें हमें ये चीज़ की बहुत ज़रूरत होगी। तो क्योंकि हम वैल्यू चेन क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो स्मार्टफोन इस टाइम पे बन रहा है इंडिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं दुनिया भर से। नहीं, हम चाहेंगे जो पार्ट्स भी उसमें यूटिलाइज होते हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाए। तो जो वेंचर है ये मार्क करता है 6th सेमीकंडक्टर यूनिट अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। छठा यूनिट है ये इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन में, और पहला ऐसा यूनिट है उत्तर प्रदेश में। तो प्लांट प्लांट नियर जेवर एयरपोर्ट सेटअप होगा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहना है। और ये प्रोडक्शन स्टार्ट होगा 2027 में, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा इसका। तो यूनियन मिनिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने कहा और ये बात बताई अप्रूव करते हुए, और कहा कि यहाँ पे 20,000 वेफर्स बनेंगे पर मंथ वेफर लेवल पैकेजिंग के लिए, और 36 मिलियन चिप्स बनेंगे पर मंथ। तो जो डिमांड है डिस्प्ले ड्राइवर्स की एंड चिप्स की, ये सारा आप देखिए कि यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि ट्रिमेंडसली हम इसके डिमांड को फुलफिल कर पाए जो बहुत तेजी से बढ़ा है, और इंडिजिनसली कर पाए, राइट, इंडिया से ये चीज हो पाए। इनका ये भी कहना है कि प्लांट 40% इंडिया की जो कैपेसिटी है ना डिस्प्ले ड्राइवर की, वो रिक्वायरमेंट मीट कर देगा, ठीक है। एंड वंस जो डिस्प्ले ड्राइवर अगर इंडिया में बन गया, तो इससे डिस्प्ले पैनल्स भी इंडिया में बन पाएंगे। तो काफी सारी चीजें जो हम यूज करते हैं रोज, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हम बना नहीं पाते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। टेरिफ्स 861% ऑफ फ्रेश लोन्स इन चाइना इन अप्रैल। चाइना के जो नए लोन हैं ये स्लम्प हुए हैं शार्पली, और जो क्रेडिट है ये एक्सपैंड हुआ है एट अ स्लोअर पेस देन एक्सपेक्टेड इन अप्रैल। यहाँ पे चाइना, आप ये देखो, इस टाइम पे काफी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अब किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ को अगर आपको मेजर करना है ना, तो आप इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। जैसे स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर्स लोग यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, या फिर फंडामेंटल इंडिकेटर्स होते हैं। कंट्रीज के लिए इंडिकेटर क्या है? एक है क्रेडिट ग्रोथ, मतलब क्या उधार बढ़ रहा है उस देश में या नहीं। अब बहुत तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन उधार तो बढ़ना ही चाहिए। अगर क्रेडिट एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, लोन पहले से नहीं बढ़ रहे हैं ज्यादा, इसका मतलब आप इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो कि आपका जो देश है वो ग्रो कर रहा है। तो चाइना के जो नए लोन है वो स्लम्प हुए हैं, नीचे गए हैं शार्पली। क्रेडिट यहाँ पे एक्सपैंड हुआ है स्लोअर पेस पे, जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफी कम पेस पे क्रेडिट एक्सपैंड हुआ है अप्रैल में। सबसे पहला रीजन है यूएस के साथ जो इनके टेंशन बढ़े हैं वो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ऑफर किया
285 बिलियन युआन, मतलब $40 बिलियन के नए लोन्स इन द मंथ। इसमें 61% का ड्रॉप आया है पहले से, और ये लोएस्ट लेवल है सिंस जुलाई, ब्लूमबर्ग के कैलकुलेशंस के हिसाब से। और जो मीडियन फोरकास्ट है इकोनॉमी के सर्वे का, वो है 700 बिलियन युआन। तो एग्रीगेट फाइनेंसिंग जो है, जहाँ पे एक ब्रॉड मेजर है क्रेडिट का, वो इंक्रीज हुआ है, 1.2 ट्रिलियन युआन हुआ है, एंड इट इज स्टिल वर्स देन अप्रैल। 1.4 ट्रिलियन युआन था अप्रैल में, एज एस्टिमेटेड बाय इकोनॉमिस्ट। यूएस ने सबसे पहले तो टैरिफ हाई किया है चाइना पे ड्रास्टिकली, एंड जब तक कि नेगोशिएशंस अभी नहीं हुए, ऑफ कोर्स दे हैड अ लिटिल बिट ऑफ नेगोशिएशन एंड ट्रूस जो 90 डेज के लिए वैलिड है, तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी, बट स्टिल लॉन्ग टर्म क्लैरिटी जब तक नहीं आती, इट इज रियली हार्ड टू पंप अप द इकोनॉमी। तो चाइना के पास ये प्रॉब्लम रहने वाला है, क्रेडिट एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। वही आप इंडिया का देखो, इंडिया में पॉजिटिव साइकिल क्रिएट हो रहा है, लोअर हमारे इंटरेस्ट रेट्स जा रहे हैं, लिक्विडिटी बढ़ रही है बैंकिंग सिस्टम में, लोन ग्रोथ इतना बढ़िया हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स देखो कहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये एक सिग्नल होता है, ये एक साइन होता है एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बूमिंग इकोनॉमी का, जहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है लोगों को। तो सिंस बैंक यूजुअली अभी कोई रश में नहीं है कि लोन टारगेट्स मीट करें वो, तो कहीं ना कहीं हमें जो ट्रेंड है वो काफी स्लो होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेसिफिकली चाइनीज मार्केट में। जो स्टॉक पाइल है हाउस होल्ड मिड और लॉन्ग टर्म लोन्स का, जो प्रॉक्सी होता है मॉर्गेज का, वो भी अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अप्रैल में लोग लोन नहीं ले रहे हैं, घर लेने के लिए भी लोन नहीं ले रहे हैं, कोई किसी टाइप के लोग लोन नहीं ले रहे हैं चाइना में। तो ये काफी परेशान कर रहा है इस टाइम पे चाइना को। एंड आप कितना ही पैसा मार्केट में डाल दो, अगर लोग लोन लेंगे ही नहीं, तो आप करोगे क्या उसका? वो पैसा तो पड़ा हुआ रहेगा। तो लेट्स सी चाइना इसको किस तरीके से हैंडल करता है। इंडिया एंड रूट टू बूस्ट गल्फ ट्रेड। अब इंडिया और गल्फ ट्रेड को कुछ लोग बहुत डीपली यहाँ पे मैं कहूँगा वॉच करते हैं। तो इंडिया यहाँ पे और गहरे संबंध बनाना चाह रहा है गल्फ के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप की, ट्रेड रिलेशनशिप की। तो यहाँ पे फाइनलाइज करने की बात चल रही है, ट्रेड डील्स इन द बैकड्रॉप ऑफ एंड्योरिंग टेंशंस विद पाकिस्तान। ज्यादातर गल्फ नेशंस जो है ना, इन्होंने बड़ा न्यूट्रल स्टैंड लिया चाइना और इंडिया और पाकिस्तान के स्कर्मिश कॉन्फ्लिक्ट के साइड पे टाइम पे। उन्होंने अर्ज किया कि हाँ रिसेंट होना चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए, बट क्लियर साइड्स लेते हुए हमें वो नहीं नजर आया। तो इंडिया यहाँ पे इंक कर सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओमान के साथ, जो इसका ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रीजन में। एंड जो टॉक्स हैं फॉर इंडियन ओमान एफटीए, दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो एक अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है दिस मंथ, अगर आप देखोगे। एंड जो लोग यहाँ पे डेवलपमेंट से अवेयर हैं, दे नो कि न्यू दिल्ली सीरियसली कंसिडर कर रहा है कि एक सिमिलर पैक करेगा दूसरे गल्फ कंट्रीज के साथ भी, जैसे कि कतर। यस, तो कतर जिनके आमिर ने विजिट किया था अभी न्यू दिल्ली को फरवरी में, ये भी मेजर इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं इस टाइम पे इंडिया में। और ये भी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के वक्त बिल्कुल न्यूट्रल नजर आया हमें। इंडिया का ऑलरेडी ट्रेड डील हो चुका है यूए के साथ, तो ये नेगोशिएट कर रहा है एफटीए विद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी, टू फर्दर एनहांस। सबसे पहले तो कोऑपरेशन हम ट्रेड में बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जी में, इन्वेस्टमेंट में और सिक्योरिटी में। तो जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसमें कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, इसके अलावा यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहराइन। तो टॉक्स चल रही है इंडिया की ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए, जो शुरू हुआ था कब, 2023 में। तो इससे काफी बेनिफिट हो सकता है इंडिया को, और इंडिया काफी चीजें एक्सपोर्ट कर सकता है मिडल ईस्ट में, जैसा कि वो करता आया है। एंड इंडिया काफी इन्वेस्टमेंट्स रेज कर सकता है, क्योंकि इन कंट्रीज के पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा काफी इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके इंडिया को तुरंत रिक्वायरमेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।